अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। जून का महीना ख़त्म होने में 10 दिन बाकी हैं और IMF का प्रोग्राम ख़त्म होने में भी 10 दिन ही बाकी हैं। और IMF ने जो 29 जून तक का शेड्यूल जारी किया है उसके एजेंडे में पाकिस्तान शामिल नहीं है, मगर हुकूमत अब भी कोशिश कर रही है कि किसी तरह IMF का नवा रिव्यू हो जाए। वज़ीर आज़म मुख्तलिफ ममालिक से रब्ता करके IMF प्रोग्राम की बहाली की कोशिश कर रहे हैं, मगर साथ ही हुकूमत प्लान बी के तहत दोस्त ममालिक को असासे बेचने और डॉलर्स लाने पर भी काम कर रही है। जो गुज़िश्ता कई माह से रुका हुआ था, मई के महीने में पाकिस्तान ने 25 करोड़ डॉलर्स का करंट अकाउंट सरप्लस दिया है। करंट अकाउंट खसारा जो पिछले माली साल के 11 माह में 15.1 अरब डॉलर्स था, वो इस माली साल के 11 माह में 2.9 अरब डॉलर्स रह गया है। मगर मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 4 अरब डॉलर से भी कम हैं, जिसकी वजह से गैर यकीनी और डिफ़ॉल्ट का खतरा मार्केट्स को परेशान कर रहा है, सरमायाकारों को परेशान कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को अगले माली साल में तकरीबन 25 अरब डॉलर्स की अदायगियाँ करनी है, जिसका इंतजाम बगैर IMF प्रोग्राम के नामुमकिन होगा। और हुकूमत एक तरफ IMF को मनाने की कोशिश कर रही है तो दूसरी तरफ प्लान बी का दावा कर रही है। और आज इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी शरीक हुए। और इस इजलास के एलामिये के मुताबिक मुल्क में स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल कायम कर दी गई है। काउंसिल गैर मुल्की सरमायाकारी के रास्ते में रुकावटें दूर करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का आज पहला इजलास हुआ। इजलास में आर्मी चीफ, वुज़राए आला, वफाकी और सूबाई वुज़रा, आला सरकारी हुक्काम ने शिरकत की। एलामी के मुताबिक इकनॉमिक रिवाइवल प्लान का मकसद मुल्क को मौजूदा मुआशी मसाइल और बहरानों से निजात दिलाना है। मुआशी बहाली प्लान का मकसद गैर मुल्की सरमायाकारी की राह हमवार करना है। मंसूबे के तहत ज़राअत, लाइव स्टॉक, मादनियात, माइनिंग से इस्तेफादा किया जाएगा। मंसूबे के तहत IT, तवानाई और ज़रई पैदावार जैसे शोबों की सलाहियत से इस्तेफादा किया जाएगा। पाकिस्तान की मकामी पैदावारी सलाहियत और दोस्त ममालिक से सरमायाकारी बढ़ाई जाएगी। मंसूबे के तहत सरमायाकारी और कारोबारी सरगर्मियों में हाई तमाम रुकावटें दूर की जाएंगी। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल सिंगल विंडो की सहूलत का किरदार अदा करेगी। मंसूबे के तहत वफाकी और सूबाई हुकूमतों के दरमियान इश्तराक अमल पैदा किया जाएगा। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के पहले इजलास से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पाक फौज इसे पाकिस्तान की समाजी और मुआशी खुशहाली की बुनियाद समझती है। पाक फौज इसे अक़वाम आलम में अपना जायज़ मकाम वापस हासिल करने की बुनियाद समझती है। पाक फौज मुआशी बहाली के हुकूमती प्लान पर अमल दरामद की कोशिशों की भरपूर हिमायत करती है। दूसरी तरफ खलीक कियानी की खबर के मुताबिक हुकूमत पाकिस्तान ने कराची पोर्ट ट्रस्ट से कंटेनर टर्मिनल मुत्तहिदा अरब अमारात की अबू धाबी पोर्ट्स को बेचने का अमल तेज़ करने और इसके लिए फौरी मुज़ाकरात का फैसला किया है। और ये दोस्त ममालिक को असासे बेचने की पहली कमर्शियल ट्रांजैक्शन हो सकती है। इसके लिए हाल ही में इंटर गवर्नमेंटल कमर्शियल ट्रांजैक्शन एक्ट 2022 का कानून मंजूर किया गया, ताकि प्राइवेट ट्रांजैक्शन के कानून के तहत तवील और थका देने वाले अमल के बजाय तेजी से ट्रांजैक्शन हो सके। पिछले साल मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क में डॉलर्स लाने के लिए फास्ट ट्रैक बुनियादों पर असासे बेचने के लिए कानून बनाया था, मगर फिर कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो सकी थी। शहबाज राना की खबर के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात ने पिछले साल कैश डिपॉजिट देने से इनकार कर दिया था और असासे बेचने के बदले डॉलर्स देने की ऑफर की थी, मगर फिर 1 अरब डॉलर्स कैश डिपॉजिट देने की कमिटमेंट कर दी थी, मगर वो 1 अरब डॉलर्स अभी तक पाकिस्तान को नहीं मिले। खबर के मुताबिक फास्ट ट्रैक बेसिस पर असासे बेचने का फैसला तो हुआ है, मगर शायद हुकूमत को कमर्शियल एक्ट के तहत ट्रांजैक्शन एडवाइजर या कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़े ताकि प्राइस डिस्कवरी हो सके, क्योंकि ये अपनी किस्म की पहली ट्रांजैक्शन होगी और मुत्तहिदा अरब अमारात ने कंटेनर टर्मिनल ऑपरेट करने में दिलचस्पी दिखाई है। और इस सूरत हाल में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आखिरी कोशिश की है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए। शहबाज राना की खबर के मुताबिक पीर को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान बढ़ते फासले और IMF के साथ 6.5 अरब डॉलर्स के मुआहदे की बहाली के लिए पाकिस्तानी हुक्काम की तरफ से की गई कोशिशों के बारे में तकरीबन 1 दर्जन ममालिक के सफ़ीरों को आगाह किया। खबर के मुताबिक इस मीटिंग में मौजूद 3 ज़राए ने तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मगरबी, यूरोपी और एशियाई ममालिक के सफ़ीरों से मुलाकातें की। ये मीटिंग IMF के मौजूदा प्रोग्राम के ख़त्म होने से सिर्फ 11 दिन पहले की गई और ये इस हवाले से ऐसी आखिरी मुलाकात भी हो सकती है। मीटिंग में मौजूद एक शख्स ने नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि वज़ीर आज़म ने सफ़ीरों को अपनी और वज़ीर ख़जाना इसाक डार की जानिब से गुज़िश्ता कई माह से की जाने वाली अपनी ज़ाती कोशिशों के बारे में आगाह किया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मीटिंग के शुरा को बताया कि हुकूमत मौजूदा प्रोग्राम के बकिया 2.6 अरब डॉलर्स में से कम 1.2 अरब डॉलर्स की किस्त हासिल करने की ख्वाहिशमंद है, जो ज़ेर-ए-इल्तवा नवे जायजे की तकमील से मुंसलिक है। हुकूमत ने अमरीका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी,
यूरोपीय यूनियन, जापान, चीन, सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात के सफीरों को मदऊ किया था। मुलाकात में मौजूद एक और शख्स के मुताबिक बाद सफीरों ने हुकूमत से वजाहतें भी मांगी, लेकिन यकीन दहानी भी कराई कि वो अपनी हुकूमतों को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। ये सफ़ीर IMF के साथ भी राब्ते में थे। इस मुलाकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कोई बयान जारी नहीं किया गया। पाकिस्तानी हुक्काम का ख्याल है कि करंट अकाउंट खसारे में बेहतरी की वजह से बैरूनी फाइनेंसिंग का गैप पूरा हो गया है। उनका कहना है कि IMF की $7 अरब सालाना खसारे के तखमीने के बरक्स रवा माली साल के इब्तिदाई 11 माह में खसारा सिर्फ $2.9 अरब रहा है। ज़राए ने मजीद कहा कि IMF ने दोबारा मुजव्वज़ा बजट को प्रोग्राम के अहदाफ के मुताबिक लाने का कहा और $1 लाख की टैक्स एमनेस्टी स्कीम भी वापस लेने का कहा। ज़राए का कहना है कि IMF ने पाकिस्तान से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होने वाले 93 लाख अफराद के लिए महंगाई के मुताबिक रकम में इजाफे का भी कहा, जबकि हुकूमत का कहना है कि वो पहले ही इस प्रोग्राम में दिए जाने वाले वजीफे में 25% का इजाफा कर चुकी है। जबकि IMF ने पेट्रोलियम लेवी को ₹10 मजीद बढ़ाकर ₹60 फी लीटर करने का भी कहा है। IMF चाहता है कि सूबे इजाफी आमदनी पैदा करने की ठोस जमानतें फराहम करें और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान एक तवील अरसे के बाद स्पॉट पर LNG खरीदने मार्केट में गया और अक्टूबर से दिसंबर तक के लिए 6 कार्गोज का टेंडर किया, तो आज टेंडर खुलने पर कोई सप्लायर नहीं आया और खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक सप्लायर्स के ना आने की वजह मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी बैंक्स का पाकिस्तान के LCs ना खोलना है, जिसकी वजह से सप्लायर्स LNG कार्गो के टेंडर्स में शामिल होने और पाकिस्तान को LNG बेचने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि पाकिस्तान को कमज़ोर होती करेंसी, सियासी अदम इस्तेहकाम और डिफ़ॉल्ट के खदशे का सामना है। IMF ने भी पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से पेश किए गए बजट को IMF प्रोग्राम की बहाली के लिए नाकाफ़ी करार दिया है और इस पर तनकीद की है। और पाकिस्तान LNG ना खरीद सका तो मुल्क में एनर्जी के बहरान में इजाफा हो जाएगा, जिससे लोड शेडिंग बढ़ेगी और इंडस्ट्री को भी गैस की फराहमी में मुश्किलात होंगी। इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर मुमलकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक साहब, जो आज होने वाली मीटिंग में भी मौजूद थे। मुसद्दिक मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले ये जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है, ये क्या डिफरेंट करेगी? क्योंकि ज़ाहिर जब मिफ्ता इस्माइल साहब वज़ीर ख़जाना थे उस वक्त भी हुआ कि जी कानून भी लाया गया है, एग्रीकल्चर, माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, इसमें जो दोस्त ममालिक हैं वो बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, उनकी सरमायाकारी आएगी, मगर वो नहीं हो सका। अब क्या अलग होगा कि काम बहुत तेज़ी से होगा और मुल्क में सरमायाकारी आएगी? जी, तकरीबन सब कुछ। अगर आपने आज देखा है उस प्रोग्राम या आपको उसके मुतल्लिक कोई रिपोर्ट मिली है तो आपको ये पता चलेगा तकरीबन सब कुछ जो पाकिस्तान में हो रहा है वो यकसर तब्दील हो जाएगा। यानी आज अगर हमारे पास कोई आए, एग्रीकल्चर का कोई इन्वेस्टर आए, तो हम उसको भेज देते हैं किसी सूबे के पास, हमें उसके बाद मालूम नहीं होता कि सूबे से उनके मुज़ाकरात क्या हुए हैं। अगर उनको वहाँ पे पानी चाहिए हो तो वो वापस वफाकी हुकूमत के पास आते हैं, फिर वो जब पानी का हसूल हो जाए या किसी और एग्रीकल्चरल सपोर्ट चीज़ का हसूल हो जाए तो फिर वो सूबे के पास जाते हैं। यानी इस पूरे अमल में एक पिंग पोंग का मैच हो जाता है। तो अब किया ये है जैसे कि दीगर ममालिक में हुआ है ऐसा, फ़िनलैंड में ऐसा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में ऐसा हुआ है, सिंगापुर में ऐसा हुआ है, आयरलैंड में ऐसा हुआ है, यानी जितनी भी कामयाबी की इस वक्त मिसालें हैं दुनिया में, उन सब जगहों पे वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया गया है। और GCC के तो तमाम ममालिक में, बहरीन में, UAE में वन विंडो ऑपरेशन हो चुकी है। वो अभी पिछले 5-7 साल में आए हैं। उससे पहले के 10 साल में सिंगापुर, आयरलैंड और ये दीगर ममालिक, फ़िनलैंड जिनका मैंने पहले जिक्र किया है, उन्होंने वन विंडो ऑपरेशन शुरू किया था। यानी जो आपके पास आता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, उसको इससे क्या आपका मुल्क क्या कहता है कि सूबे की जुरिस्डिक्शन क्या है, डिस्ट्रिक्ट की जुरिस्डिक्शन क्या है, वफाक की जुरिस्डिक्शन क्या है, भाई वो तो इन्वेस्टमेंट करने आता है, तो कोई एक जगह उसके तमाम मामलात को हल कर देना चाहिए। अब अगर आप मान लें ये बात कि उसके तमाम मामलात को एक जगह पे हल किया जाना चाहिए, तो फिर वो तमाम अवामिल, वो तमाम एक्टर्स, वो तमाम स्टेक होल्डर्स जिनका कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है उस अमल पे, उसको उन तमाम को उस विंडो के पीछे इकट्ठा खड़ा करना है। इस वजह से ये जो आज कमेटी तश्कील दी गई है या तरीक़ा कार प्रेजेंट किया गया है, उसमें ये किया गया है कि चाहे सूबे का मसला हो, चाहे ज़िले का हो, चाहे तहसील का हो, चाहे वफाक का हो, चाहे एक वजारत का हो या तमाम वजारतों का हो, एक कमेटी बना दी गई है जो अब इसको क्वार्टर बैक किया करेगी और उसकी सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। 3 लेवल्स के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमेटियां बनाई गई हैं। एक एपेक्स कमेटी बनाई गई है। पहली तजवीज़ ये थी कि वो एपेक्स कमेटी जिसमें वज़ीर आज़म जिसको हेड करेंगे वो हर क्वार्टर मिलेगी, मगर वज़ीर आज़म ने इसरार किया कि वो हर महीने मिलेगी।
दूसरी कमेटी, और उसमें काबीना के अरकान भी होंगे, उसमें चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ भी होंगे। दूसरी जो कमेटी तजवीज़ की गई है वो एग्जेक्टिव कमेटी है, एपेक्स कमेटी नहीं है। वो हर महीने मिला करेगी, उसमें बहुत से वज़रा हैं और सूबाई हुकूमतें हैं और वफाकी हुकूमत के इदारे हैं। और तीसरी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कमेटी है जो सेक्टोरल कमेटी है, और वो गालिबन मुझे याद पड़ता है हर हफ्ते मिला करेगी। यानी जिन्होंने इम्प्लीमेंट करना है वो हर हफ्ते मिलेंगे, हर महीने के बाद वो जो एग्जेक्टिव कमेटी है उसको अपनी कारकर्दगी पेश करेंगे, और वज़ीर आज़म इब्तदाई तौर पे हर महीने उसका जायज़ा लेंगे एपेक्स कमेटी में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता हर क्वार्टर लेना शुरू कर देंगे। तो इन तमाम चीज़ों के ज़रिए एक तरफ तो वो तमाम इदारे इकट्ठे कर दिए गए हैं जो सरमायाकारी से जिनका किसी भी तरह का ताल्लुक है, यानी डायरेक्ट ताल्लुक है या इनडायरेक्ट ताल्लुक है, और दूसरी जानिब उसकी एक सुपरविजन का एक तरीक़ाकार तय कर दिया गया है ताकि इम्प्लीमेंटेशन का ना होना उसका कोई इम्कान ना रहे। ये तरीक़ाकार है, ये अब आम बात है, मगर इस सब में दफ़ा ये ठीक है, एक कमेटी बन गई है जो कि ज़ाहिर है सूबों की हद तक भी है और उसके मल्टीपल लेवल्स भी हैं, मगर ज़ाहिर पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट की राह में रुकावट है उसमें जो कुछ ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं तो कुछ कवानीन भी हैं। एक कानून ठीक करते हैं तो किसी दूसरे कानून का कोई सब क्लॉज होता है, उसकी बुनियाद पर चीज़ें अदालत में चैलेंज हो जाती हैं, फिर अदालत में जो वो इन्वेस्टर होता है वो धक्के खा रहा होता है। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की राह में बहुत सारी मुतादिद रुकावटें आ जाती हैं, इस सब को कैसे दूर करेंगे? जी वो इसी कमेटी, यही तो काम है। अब एग्जेक्टिव कमेटी का यही तो काम है। होता ऐसा है कि आपके सूबे के अंदर कुछ कवानीन हैं, आपके वफाक के अंदर कुछ और कवानीन हैं, आपकी FBR के कुछ और रूल्स हैं, और आपके ओगरा के कुछ और रूल्स हैं जो आपका तवानाई का रेगुलेटर है। जब सारे एक जगह पे इकट्ठे हो जाएंगे और मकसद सिर्फ एक होगा कि जो इन्वेस्ट करने आ रहा है अगर कोई कानूनी लकूना है तो उसको दूर किया जाए, अगर कोई रूल्स की दिक्कत है तो उसको दूर किया जाए, और अगर सिर्फ लेज़ी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं यानी काम हो नहीं रहा तो एक कमेटी तो उसका हर हफ्ते जायज़ा लेगी, एक कमेटी उसका हर महीने जायजा लेगी, और वजीर आजम खुद उसका इनिशियली हर महीने और उसके बाद हर क्वार्टर यानी सैमाही जायजा लेंगे। अब तो उसका ना होने का कुछ इम्कान नहीं रह जाता इस सब के बाद। जितनी तेजी से ये कमेटी मीटिंग करेगी, क्या उतनी तेजी से सरमायाकारी भी आएगी कि फौरी तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त ज़र मुबादला के बहुत कम ज़खायर का सामना है, $4 अरब से भी कम है, ये भी कोई टारगेट है कि जी फौरी तौर पर इतने $अरब की ये आइटम्स हैं जो हम बेचेंगे और वो उसकी राह में कोई रुकावट नहीं आने देंगे और उसका खरीदार भी मौजूद है और ये फौरी तौर पर होने जा रहा है? देखिए, अगरचे इसको कहा तो नहीं गया और मैं हुकूमत के बिहाफ पे अकेला तो ये दावा नहीं कर सकता, मगर जिस चीज़ को प्लान बी कहा जा रहा था आज वो प्लान बी लोगों के सामने आ गया है। आज की सबसे अहम खबर ये नहीं थी कि ये तरीक़ाकार तय किया गया है, आज की सबसे अहम खबर ये थी कि इस तरीक़ाकार के पीछे कमिटमेंट्स हैं, बेशुमार ममालिक की कमिटमेंट्स हैं, मगर बिलखसूस सऊदी अरेबिया की कमिटमेंट्स हैं, UAE की कमिटमेंट्स हैं, कतर की कमिटमेंट्स हैं, कुछ चीन की कमिटमेंट्स हैं। यानी इन ममालिक से ये बात पहले से तय की गई है कि आप सरमायाकारी करेंगे और किन किन जगहों पे करेंगे। जो आपने 3 एरियाज़ बताए हैं, मसलन मिनरल्स जिसका डायरेक्ट ताल्लुक मुझसे है, मैं ये जानता हूँ कि मिनरल्स के अंदर ऑलरेडी हमें कई ममालिक जो हैं वो कमिटमेंट्स और नोट्स दे चुके हैं, लेकिन प्रॉब्लम उसी वक्त आती है कि कमिटमेंट और नोट्स तो हो जाती हैं, काम नहीं होता, वो यहाँ पे आते हैं फिर ख्वार होते हैं। तो हमने ये फैसला किया, उनने कहा हम आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उन्होंने फ़ंड भी बना दिया, और 3 मुख्तलिफ ममालिक ने, मुझे अब एग्जैक्ट तो याद नहीं है अमाउंट, मगर 20 से 25 बिलियन डॉलर मुख्तस किए हैं सिर्फ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आप सोचिए अगर 2 ममालिक 20 से 25 बिलियन डॉलर, 20 से 25 हज़ार मिलियन डॉलर अगर मुख्तस कर रहे हैं एक फ़ंड में और ये कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो भी हवा में नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं माइनिंग में, हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं एग्रीकल्चर में, और हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं IT में। तो अगर आप एक टीम बना दें जो ये 50 बिलियन डॉलर रिसीव करने की अहलियत रखती हो, तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की अहलियत रखती हो, अगेंस्ट द कमिटमेंट्स विच हैव ऑलरेडी बीन
मेड, तो फिर आप सोचें, आप भी, आपके गुमान में भी मेरी तरह एक दफ़ा तो आएगा कि कहीं ये प्लान बी तो नहीं है कि बजाय इसके कि आप कशकोल लेके घूमते फिरें और आप तो कहें कि देखें अगर मुझे ये 1 बिलियन दे अगर ये दें, प्लान देखें, बी 1.5 कर दें। है तो क्या आज मीटिंग में सेंस यही था कि आईएमएफ नहीं हो रहा है? 29 जून तक जो उनका शेड्यूल है उसमें तो है भी नहीं पाकिस्तान, मगर जाहिर है कोशिश तो की है हुकूमत ने, तो नवा रिव्यू नहीं हो रहा है, अब यही प्लान है जिसके तहत हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये तो हक सिर्फ वज़ीर आज़म का या वज़ीर ख़जाना का है कि वो कहें ये प्लान बी है या नहीं। मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि अगर ये प्लान बी नहीं है तो फिर क्या प्लान बी है, और अगर आप हकीकत में इसका जायज़ा लें तो ये प्लान ए है। अब प्लान बी भी है, प्लान बी है IMF, मगर प्लान ए है इन्वेस्टमेंट। और इन्वेस्टमेंट का जो आज प्रेजेंट किया गया वो अगले 5 से 7-8 साल के अंदर तकरीबन $100 बिलियन की, हम $1 बिलियन के लिए आगे पीछे हो रहे हैं IMF के, $100 अरब, $100 बिलियन। अगर आप ज़्यादा प्रिसाइसली पूछे तो $112 अरब का ये प्रोग्राम है अगले 5-7 साल के लिए जो आज पेश किया गया है। तो अगर मुझसे पूछें तो ये प्लान ए है, वो प्लान बी है। यानी प्लान ए का मकसद ये नहीं है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जा रहे हैं तो हम IMF की तरफ ना जाएं। ठीक है, मगर इमीडिएट इस वक्त क्राइसिस ये है, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट करता है आज टेंडर्स खुले, काफ़ी अर्से बाद पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी मार्केट में गया स्पॉट पर कार्गो लेने और सप्लायर नहीं आया। हालांकि ज़ाहिर है सूरत हाल अब इंटरनेशनल मार्केट की वो नहीं है जो पहले थी, जब $70 तक LNG चली गई थी। पिछले दिनों तो सिंगल डिजिट में भी आई थी, फिर अचानक हमने थोड़ी सी रैली ज़रूर देखी है, डबल डिजिट में वापस गई, मगर वो सूरत हाल नहीं है। उसके बावजूद सप्लायर का ना आना, ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है कि जी उन्हें कंसर्न है कि वो डिफॉल्ट ना कर जाए, LCयाँ ना खुलें। तो पाकिस्तान का कंसर्न बहुत इमीडिएट है, और जाहिर है पाकिस्तान में सिर्फ 9 माहाना कार्गो आ रहे हैं, 5 पुरानी कतर से डील के जरिए, 3 नई कतर से डील के जरिए, 1 ENI के जरिए, एक पॉसिबली आप कह रहे हैं कि अजरबैजान में सोकार से जो डील किया उससे आएगा। तो हमें एक एक्यूट क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है अगर सप्लायर नहीं आ रहे हैं। नहीं, पहली बात तो यह है कि जो आपने बात की है, अगर वो बात ठीक है तो आज के प्लान को अब आप अपने सामने रखिए और सोचिए कि आने वाले वक्त में जब ये कमिटमेंट्स डिलीवर होना शुरू हो जाएंगी, जैसे कि मिनरल्स, मसलन मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि एक GCC के मुल्क के साथ हमने अभी, आपको मालूम है कि रिफाइनरी का प्रोजेक्ट, रिफाइनरी की पॉलिसी अप्रूव की है। हम 10 से 14 बिलियन डॉलर का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की तरफ जा रहे हैं और बड़ी एडवांस्ड स्टेजेस में हैं कॉन्वर्सेशन के। तो आप अगर सोचिए कि जब 10 से 14 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का अंदिया दिया जाएगा और कागज़ साइन होंगे तो मार्केट को क्या कॉन्फिडेंस नहीं आएगा? जब लोगों को ये बताया जाएगा कि ये तरीकाकार है और इस तरीकाकार के जरिए $100 अरब की इन्वेस्टमेंट आएगी। नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, जरा लंबी तुम हो गई तमहीद तो मैं मगर जाहिर है क्योंकि इमीडिएट क्योंकि अगर ये कॉन्फिडेंस 4 से 5 महीने में आ जाएगा तो बेहतर है ना, क्योंकि 4-5 महीने बाद सर्दियां आ जाएंगी और उन सर्दियों के लिए अगर आपको LNG पूरी नहीं मिलेगी तो मसाइल बहुत आ रहे होंगे। तो इसलिए मैं जानना चाह रहा हूँ, और ज़ाहिर है उसमें इंडस्ट्री के लिए मसाइल आ सकते हैं, ओवरऑल मसाइल आ सकते हैं, इसलिए जानना चाह रहा हूँ कि ये वाला मसला क्या इसीलिए हो रहा है कि इस वक्त सप्लायर्स को कंसर्न है कि पाकिस्तान LCयाँ नहीं खुलेंगी पाकिस्तान की? देखिए 2-3 वजूहात हैं। एक तो हमारे कुछ दोस्त थे जिनका ख्याल ये था कि हमें टेंडर्स के ज़रिए, बजाय इसके कि हम इससे लें सोकार से या अज़रबैजान की हुकूमत से कार्गो लें, यही कार्गो हमें टेंडर के ज़रिए मिल सकते हैं। और मेरा ये ख्याल था कि टेंडर हमने पहले भी किए हैं बैनुल-अक़वामी सतह पे और लोग बिड नहीं कर रहे। इस वजह से हमारे लिए ये एक तरीक़ाकार है कि अगर कोई भी बिड नहीं करता तो हमारे पास सोकार की एक विंडो मौजूद है जो ना सिर्फ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को बीट करेगी बल्कि स्पॉट और डिस्ट्रेस्ड दोनों कार्गोज, आपको तो फ़र्क मालूम है स्पॉट और डिस्ट्रेस्ड का, तो स्पॉट कार्गोज भी और डिस्ट्रेस्ड कार्गोज भी प्रोक्योर करके पाकिस्तान को देगी। उन पे ये मुकर्रर किया गया है कि वो हर महीने एक कार्गो हमारे सामने रखेंगे। हमें ये ऑप्शन दी गई है कि हम बेशक 12 के 12 कार्गो ना लें अगर हमारी समझ में नहीं आते, उनका भाव हमें समझ नहीं आता। और उसका एक बड़ा तरीक़ाकार तय किया गया है। नंबर 1, क्या हमें ज़रूरत है? अगर नहीं है तो नहीं लेंगे।
नंबर 2, क्या जो हम खरीद रहे हैं वो बाकी एनर्जी सोर्सेज से कम कीमत का है? अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। नंबर 3, हमारे पास ज़र मुबादला है? अगर नहीं है तो नहीं खरीदेंगे। नंबर 4, 2 मुख्तलिफ ये स्टॉक एक्सचेंज समझ लें, हम तो उसको इंडिसेस कहते हैं या इंडेक्स कहते हैं, लेकिन एक जापान कोरियन मार्कर और दूसरा ईस्ट इंडिया मार्कर, उनकी 30 दिन की एवरेज जो एलएनजी की हो रही है रिपोर्ट स्पॉट कार्गोज की, मगर मुसद्दिक मलिक साहब, अगेन दैट इज वन कार्गो। इस वक्त मसला ये है कि या नहीं, एक सेकंड दैट इज वन कार्गो। आप वो ले भी लेंगे तो 10 हो जाएंगे। आप हमारी डिमांड ज्यादा है। मैं पूछ रहा हूँ कि इंटरनेशनल आज सप्लायर क्यों नहीं आया? आपके पास जवाब क्या है इसका? क्यों नहीं सप्लायर आया? आप जी आपकी बात सही है, अनसर्टनिटीज की वजह से नहीं आया, इसमें क्या शक है। आज का जो प्लान है वो अनसर्टनिटीज को खत्म करने के लिए है। सोकार का जो पूरा तरीकाकार है वो अनसर्टनिटीज को खत्म करने के लिए है। और अगर एक कार्गो हमें सोकार से मिलना शुरू हो जाए तो हम 2 भी ले सकते हैं, उसमें क्या हर्ज है। हम अमेंडमेंट एक नई समरी चलाएंगे दूसरे कार्गो के लिए, तरीकाकार पहले से ही तय है और 2 कार्गो लेना शुरू कर देंगे। लेकिन जो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि पिछले साल भी आप चेक कर लीजिए, किसी भी वक्त हम 12 के 12 कार्गो नहीं ले रहे थे। मुसद्दिक मलिक साहब, मार्केट्स में शॉर्टेज थी, यूरोप की तरफ से बहुत इंटेंस बाइंग थी, मार्केट में एलएनजी अवेलेबल नहीं थी, इस वक्त है। उस सूरत में नहीं आया है तो इसलिए सवाल कर रहा हूं। आप खुद कह रहे हैं कि अनसर्टेनिटी की वजह से आया है, क्योंकि हमारी जो इस वक्त एक्सटर्नल साइड है उसकी जो अनसर्टेनिटी है उसकी वजह से सप्लाई नहीं आ रहा कि पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। नहीं शाहजेब साहब, दोनों बातें हैं ना। मैं आपकी आधी बात तो मान ही रहा हूं, अब दूसरी बात आप सुन लें। आपकी पहली जो आपने बात की, मैंने कहा हाँ अनसर्टनिटी है, उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही, मगर दूसरी बात यह है कि कार्गो हम सर्दियों के लिए खरीद रहे हैं और अभी तो गर्मियां हैं, इस वजह से आपको मार्केट में नज़र आ रहा है। अगर आज की मार्केट के लिए हम इस वक्त के लिए टेंडर करें, जो हमारी ज़रूरियात ऐसी नहीं है कि हम करें, लेकिन अगर आज की करें तो शायद मिल जाए। मगर सर्दियों में अभी आप देखेंगे कि सितंबर के बाद एक बाइंग स्प्री दोबारा से यूरोप में शुरू होगी, क्योंकि यूरोप के सारे जो जरूरत तो हमें आज भी है, हमारे टर्मिनल पर आएंगी साहब, जरूरत हमें आज भी है, टर्मिनल पर कैपेसिटी आज भी आइडल पड़ी है और लोड शेडिंग भी बहुत ज्यादा हो रही है। पैसे नहीं हमारे पास, इसलिए हम नहीं ले रहे हैं, जरूरत हमें है। जी हाँ जी, मैं भी यही कह रहा हूं कि हम कंटेन कर रहे हैं ना। हमने अपनी सारी इंपोर्ट नीचे लेकर आए हैं। अभी आपने अपने इब्तदाइये में बताया कि जो 15-18 अरब रुपए का फ़र्क था वो 2-2.5 अरब का रह गया है जो एक्सटर्नल सेक्टर में। तो वो इसी तरह है ना कि हम खींच के इंपोर्ट्स कर रहे हैं, यानी बड़ा सोच समझ के इंपोर्ट्स कर रहे हैं। ज़रूरत तो हमारे मुल्क की है, लेकिन हम जितनी हमारी एक्सपोर्ट्स हैं उसकी मुताबिकत से इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पाकिस्तान एक्सटर्नल सेक्टर में यानी अपने ट्रेड बैलेंस में सरप्लस रहे। इससे भी एतमाद बहुत शुक्रिया। मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। असद उमर साहब ने चार्जशीट कर दिया इमरान खान साहब को और फिर पीटीआई ने जवाब भी दे दिया उन्हें। बात करेंगे ब्रेक के बाद। 9 मई के वाक़यात के बाद जहां पीटीआई की सफ़े अव्वल की क़यादत में से अक्सर रहनुमा पार्टी छोड़कर जा चुके हैं, तो वहीं जो सीनियर रहनुमा अभी भी पार्टी में मौजूद हैं वो इमरान खान की सियासत से खुलकर इख्तलाफ कर रहे हैं। 12 साल तक फ्रंट पर आकर इमरान खान का दिफा करने वाले और उनकी तमाम पॉलिसीज़ का मीडिया पर बयानिया बनाने वाले असद उमर ने भी इमरान खान की सियासत पर तनकीद कर दी है और सवालात उठा दिए हैं, जबकि पीटीआई ने जवाब में असद उमर पर तनकीद कर दी है। असद उमर ने जेल से रिहाई के बाद कल मेज़बान काशिफ अब्बासी को पहला इंटरव्यू दिया और माइनस इमरान खान फार्मूले पर भी बात की और मज़ीद ये कहानियाँ भी बताईं कि इमरान खान के फैसलों और टकराव की पॉलिसी की वजह से पीटीआई आज बंद गली में चली गई है और उन्होंने इसी वजह से पार्टी ओहदा छोड़ा है क्योंकि वो इन पॉलिसीज से मुत्तफिक नहीं थे। असद उमर के मौक़िफ़ ने 9 मई समेत कई वाक़यात पर इमरान खान के दावों की नफ़ी कर दी है, जबकि इलेक्शन की तारीख के हवाले से पीटीआई और हुकूमत में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी पर हुकूमती दावों की तस्दीक कर दी है। असद उमर के इंटरव्यू के बाद तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें सख्त जवाब दिया गया है। पीटीआई ने अपनी प्रेस रिलीज में लिखा है कि असद उमर के ख्यालात में इबहाम और कन्फ्यूजन वाज़े है। असद उमर का ये दावा कि चेयरमैन की स्ट्रेटजी पर इख्तलाफात के बाइस सेक्रेटरी जनरल की जिम्मेदारियों से अलग हुआ, ये दावा हकीकत से मुतसादिम दिखाई देता है। असद उमर को चेयरमैन या जमात के फैसलों से इख्तलाफ था और वो उन पर अमल दरामद करना मुनासिब नहीं समझते थे तो उसी वक्त मनसब से अलग हो जाते। अब जबकि एक मंसूबे के तहत पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है तो उन्हें इस्तीफा देना याद आ गया। तहरीक इंसाफ के एलामी के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मौका दिए जाने पर डील को हतमी शक्ल देने के हवाले से असद उमर के ख्यालात में भी बहम वाज़े है। मुज़ाकरात के बेनतीजा खात्मे की वजह
तहरीक इंसाफ नहीं थी बल्कि पीडीएम की जानिब से इंतखाबात में शिकस्त का खौफ और उससे फरार की ख्वाहिश थी। तहरीक इंसाफ ने आइन की हुदूद में रहते हुए गैर मामूली लचक का मुजाहरा किया था। असद उमर जमात पर मुश्किल वक्त पड़ने से पहले एक उसूली मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए अलहदगी का फैसला कर लेते तो शायद उसमें वज़न होता। पीटीआई असद उमर के मौक़िफ़ पर सख्त तनकीद कर रही है, लेकिन असद उमर ने कल खुलकर तहरीक इंसाफ के कई अहम फैसलों से खुद को अलग कर लिया है या लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है और साथ ही उन फैसलों की अंदरूनी कहानियां भी बता दी हैं। 9 मई के हवाले से असद उमर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो उस 6 रुकनी कमेटी में शामिल ही नहीं थे जो इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में पार्टी चलाने के लिए बनाई थी। लिहाजा उन्हें नहीं पता था कि 9 मई के वाक़े से और 9 मई के हवाले से क्या हिकमत अमली बनाई गई थी। मगर असद उमर ने यह भी वाज़ेह कर दिया कि इमरान खान की हिकमत अमली से मैं मुत्तफ़िक नहीं हूँ। मैं पहले से इख्तिलाफ़ कर रहा था। जिस तरह से पहले चीज़ें चल रही थी और जा रही थी वो 9 मई को हमें होता हुआ नजर आया। जो स्ट्रैटेजी हम इस वक्त फॉलो कर रहे हैं और वो इमरान खान लीडर हैं, उनका सवाबदीद है, वो जो मर्जी स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करना चाहे करे, मैं उससे एग्री नहीं करता। 9 मई के बाद आप इख्तलाफ कर रहे थे या 9 मई से पहले से। लेकिन जो चीजें हम बात पहले कह रहे थे कि जिस तरफ जा रही हैं चीजें वो हमें 9 मई को होती हुई नजर आई। चाहे उसके अंदर कंस्पिरेसी वाला एलिमेंट भी शामिल हो, फायदा भी लोगों ने उठाया, मैं वो भी शामिल कर लूं, लेकिन कुछ हो रहा था मुल्क में जो हमें मई 9 होता हुआ नजर आया। डू यू थिंक आप लोगों ने 9 मई को मिसमैनेज किया? आपकी बात सुन के मुझे पहली चीज ये लगती है कि जैसे ये तो होना ही था जी, जो 9 मई को हुआ। हाँ। जबकि तहरीक इंसाफ से अलग होने वाले फयाजुल हसन चौहान ये बता चुके हैं कि 14 मई को होने वाली जूम मीटिंग में इमरान खान ने हिदायत दी थी कि दिफाई पोजीशन पर नहीं जाना है और 9 मई के वाक़यात की मजम्मत नहीं करनी है। 12 तारीख को खान साहब वापस आए, 14 को जूम मीटिंग हो रही है जी। खान साहब ने पहली इंस्ट्रक्शन दी कि जनाब किसी ने डिफेंसिव मोड में नहीं जाना और कोई मजम्मत नहीं करनी। बहरहाल 9 मई के वाक़यात के बाद पीटीआई बदगली में चली गई है और बची हुई पीटीआई के अंदर से माइनस इमरान खान की बातें भी हो रही हैं और ऐसी तजावीज़ सामने आ रही हैं कि इमरान खान कुछ अरसे के लिए पीछे हट जाएं, पार्टी की कमान किसी और को दे दें तो ही पार्टी बदगली से निकल सकती है। कल असद उमर ने भी इसका इशारा दिया और कहा कि -1 सिर्फ एक सूरत में हो सकता है, जब ये इमरान खान की मर्जी से हो, लेकिन मेरे ख्याल में वो ये फैसला नहीं करेंगे। -1 हो गया तो पार्टी में रहेंगे। -1 एक कंडीशन में हो सकता है, हाँ ये मैं बताऊं, -1 एक, अगर इमरान खान की मर्जी से। अगर इमरान खान ये फैसला करे तो फिर ये शायद प्रैक्टिकल हो सकता है, जो अगर आप मुझसे पूछें मेरे ख्याल में नहीं करेंगे वो फैसला। माइनस इमरान खान का फॉर्मूला सबसे पहले पीटीआई से अलग होने वाले फवाद चौधरी ग्रुप की जानिब से सामने लाया गया था। 31 मई को फवाद चौधरी समेत कुछ अहम शख्सियात ने अडियाला जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की और उन्हें माइनस इमरान खान फार्मूले पे राजी करने की कोशिश की। फवाद चौधरी के साथ शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात करने वाले एक रहनुमा ने बताया कि मुलाकात में शाह महमूद कुरैशी को बताया गया कि इमरान खान के साथ सब कुछ चला जाएगा, ना उन्हें कुछ मिलेगा ना हमें कुछ मिलेगा, और शाह महमूद कुरैशी इमरान खान को समझाएं कि वो फिलहाल एक तरफ हो जाएं, खुद को माइनस कर लें और पार्टी की कमान शाह महमूद कुरैशी के हवाले कर दें और फिर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला तय किए जाएं और मामला आगे बढ़ाए जाएं। बेहतर है कि इमरान खान उसी तरह फिलहाल -1 को कबूल कर लें जैसे नवाज शरीफ ने किया था और पार्टी को आगे बढ़ने का मौका दिया था। और ये उस वक्त तक नहीं होगा कि जब तक इमरान खान खुद वोटर सपोर्टर को ये बात नहीं समझाएंगे, क्योंकि वोटर सपोर्टर किसी और को लीडर मानने को तैयारी नहीं होगा। जरा के मुताबिक उस वक्त तो शाह महमूद कुरैशी ने इस फार्मूले को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन फिर जेल से रिहाई के बाद वो इमरान खान से मिलने उनकी रिहाइश गाह ज़मान पार पहुंचे। तवील वक्त तक उनकी इमरान खान से मुलाकात जारी रही, लेकिन मीडिया से बात किए बगैर ही वापस चले गए। लेकिन ये खबर सामने आ गई कि शाह महमूद कुरैशी ने बराह रास्त इमरान खान से कुछ वक्त के लिए माइनस होने का कहा था, लेकिन वो नहीं माने। रोजनामा जंग में जफर आहिर की खबर के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी के मुल्तान में एक इंतहाई करीबी दोस्त के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को कहा था कि आप वक्ती तौर पर पीछे हट जाएं और बैरून मुल्क चले जाएं। अगर बैरून मुल्क नहीं जाना तो यहाँ ही रहें, मगर लब कुशाई बंद कर दें, हमें मामला तय कर लेने दें, मुआफ़ी तलाफ़ी हो लेने दें। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो आप तहरीक इंसाफ को संभाल लीजिएगा। मुश्किल वक्त है और जज्बात के बजाय दानिशमंदाना फैसलों की ज़रूरत है। खबर में ज़राए से यह दावा किया गया कि इस मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमाओं में तलखी भी हुई और सख्त जुमलों का तबादला भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को यह भी कहा कि जो रिटायर्ड लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, इन हालात में वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, जिस पर इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी से
बरहमी का इजहार किया। यानी वाज़ेह है कि असद उमर जो बात कर रहे हैं कि इमरान खान को माइनस करने के लिए उनका खुद राज़ी होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये बात खुद इमरान खान तक भी पहुँचाई गई है, लेकिन फ़िलहाल वो इनकारी है। मगर अहम बात यह है कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की मुलाकात के बाद अंसार अब्बासी की खबर सामने आई कि 11 जून को तहरीक इंसाफ के नज़रियाती रहनुमाओं का इमरान खान की सरबराही में जूम मीटिंग के जरिए इजलास हुआ और इस इजलास में माइनस इमरान खान फार्मूले को मुस्तरद कर दिया गया और कहा गया कि माइनस इमरान खान का मतलब माइनस PTI होगा। लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि इस मीटिंग में वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी मौजूद ही नहीं थे और इस पर एक पार्टी ज़राए ने बताया कि इजलास में सिर्फ नज़रियाती रहनुमाओं ने शिरकत की थी। इसके अलावा असद उमर ने PTI की बंदगली में जाने की एक और वजह बताते हुए हुकूमत के इस मौक़िफ़ की तस्दीक कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इलेक्शन की तारीख के हवाले से हुकूमत और PTI के जो मुज़ाकरात हो रहे थे वो इमरान खान की वजह से नाकाम हो गए और PTI ने इलेक्शन हासिल करने का मौका गंवा दिया। असद उमर ने कहा कि एक शख्स के अलावा तहरीक इंसाफ की तकरीबन पूरी क़यादत का मौक़िफ़ था कि हमें हुकूमत से इलेक्शन की तारीख लेनी चाहिए, मगर इमरान खान ने इनकार कर दिया। जो इलेक्शन मिल रहे थे आपको, आप लोगों ने क्यों नहीं लिए वो इलेक्शन? लेने चाहिए थे, मैं बिल्कुल लेने चाहिए थे। वही क्या डेट आपको लगता है कि रियलिस्टिक डेट मुस्लिम लीग नून और PDM की गवर्नमेंट आपको दे रही थी? डिसोल्यूशन जुलाई में हो जाती। 30 जून की हमारी तरफ से लोगों ने रिक्वेस्ट की थी। 30 जून वो नहीं मानता, जुलाई का महीना होता, जुलाई के महीने की किसी डेट के ऊपर हो सकता था। उसका मैं काउंटर भी आपको बताता हूँ। काउंटर ये है कि ये तो कभी भी नहीं करेंगे भाई, ब्लफ कॉल कर दो यार, क्योंकि रिमेंबर करना क्या था, आज जून हो गया, इलेक्शन फिर भी नहीं करना क्या था यार, यही तो समझाते थे, मैं क्या एक मीटिंग थी जिसमें खान साहब नहीं थे, इधर इस्लामाबाद में मीटिंग हुई थी, तकरीबन तमाम सीनियर लीडरशिप थी और हर एक से, और उसमें तीनों मेंबर नेगोशिएटिंग कमेटी के मौजूद थे, शाह महमूद कुरैशी, अली जफर और फवाद चौधरी, और हर एक से मैंने पूछा कि आपके ख्याल में हमें डेट लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। सिवाय एक के तमाम लीडरशिप का व्यू ये था कि ले लेनी चाहिए। वो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। मेरे ख्याल में हमें उस वक्त वो डील को क्लोज करना चाहिए था, लेकिन उसको इनकार किसने किया? चेयरमैन साहब। जाहिर अब ये वो वही बातें हैं जो हमारे प्रोग्राम में हुकूमती मुज़ाकराती टीम के 2 अरकान पहले ही कर चुके हैं। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार और वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने बताया कि PTI की मुज़ाकराती टीम के साथ इलेक्शन की तारीख पर तकरीबन इत्तफाक हो गया था, लेकिन जब वो इमरान खान से बात करके आए तो मुज़ाकरात नाकाम हो गए। और आम बात यह है कि इस बात की जब बात वज़ीर क़ानून ने हमारे प्रोग्राम में की तो अगले दिन तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकराती कमेटी में शामिल एक रुकन ने इस बात की तस्दीक की और कहा कि वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने हमारे प्रोग्राम में जो बात की है वो मिनोन दुरुस्त है। ये तय हो गया था कि 30 सितंबर या 1 अक्टूबर 2 दिन है, एक दिन सैटरडे एक दिन संडे है, वो इलेक्शन डेट रख ली जाए। इधर से इंसिस्टेंस थी 30 जून की, हमने कहा इसे थोड़ा सा आगे कर लें, ट्रेड पॉलिसी आ जाए, उस पर भी लचक आ गई थी और ये कहीं मिड जुलाई में चला जाना था और सारी चीज़ें तय हो गई। उनकी टीम के तीनों अरकान जो हैं, सेनेटर अली जफर साहब, फवाद चौधरी साहब और शाह महमूद साहब, दे टुक 10 मिनट्स 15 मिनट्स ब्रेक। हम लोग कमरे में रहे, टेरेस पे जाके उन्होंने फ़ोन कॉल्स की और वापस आके उन्होंने फिर हमें बताया कि ये मामलात नहीं हो सके। वो परेशान थे, उन्होंने कहा कि वाकई तजवीज़ तो अच्छी थी, लेकिन जो पार्टी चेयरमैन हैं वो कहते हैं कि आप फिल फॉर अगर तहलील करेंगे तो वो बात ये मानेंगे, अदरवाइज नहीं। को ये कहा कि लेट्स मीट एट द मिड पॉइंट, कि ना इसको हम 15 मिडल ऑफ अगस्त करते हैं, ना मिडल ऑफ ये 10 नवंबर करते हैं इसको, वो करीबन 30 सितंबर पहले वीक ऑफ अक्टूबर आता था, 1-2 अक्टूबर। तो उन्होंने कहा जी कि हम इसको पॉजिटिवली लेके जा रहे हैं और हम जाके अपने लीडर से बात करेंगे। उसकी बात है, 1-2 कॉल्स आई, वो बाहर जाके ली कुरैशी साहब ने, ही लेफ्ट द रूम, और वो गालबन मेरा ख्याल है कुछ डायरेक्शन थी उनको अपने लीडर्स की तरफ से, तो वो ऑलमोस्ट डन था। यही नहीं, असद उमर ने यह भी बताया कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील पर 99% अरकान राज़ी नहीं थे और वो खुद भी इस फैसले के खिलाफ थे और ये सारी बातें उन्होंने इमरान खान को भी बताई थी, लेकिन वो मुत्तफ़िक नहीं हुए। असेंबली डिसोल्यूशन पंजाब और केपी मैं याद, मैं एक दिन 1-on-1 बैठा हुआ था, मैंने कहा खान साहब आपको यू रियलाइज के 99% ऑफ द MPs आर अगेंस्ट द डिसीजन, इसके खिलाफ हैं इस फैसले के। उन्होंने कहा नहीं 99% कैबिनेट मेंबर, मैंने कहा ना 99% MP असद में सबसे मिलता रहा हूं। मैंने कहा आपको क्या बोलते हैं, हमें क्या बोलते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ 99% खिलाफ है। उस फैसले की भी मैं खिलाफ था, मुझे अभी तक याद है मैंने कहा था धमकी के लिए बड़ा जबरदस्त आइडिया है, करना देना। और ये वही बात है जो उस वक्त के वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही भी कर रहे थे, वो भी बार बार यही कह रहे थे कि 99% अरकान असेंबली तहलील करने के हक में नहीं है।
अगर आपको मौका मिलता तो आप ये हुकूमत कंटिन्यू करते अगस्त तक? बिल्कुल कंटिन्यू करते, क्यों हम छोड़े। 99% लोग चाहते थे कि असेंबली ना तोड़ी जाए, लेकिन इमरान खान ने फिर भी अपनी सूबाई असम्बलियाँ तहलील कर दी। कल असद उमर ने मजीद कहा कि वो खुद शाह महमूद कुरैशी और 80% MNAs कौमी असम्बली से इस्तीफ़ों के खिलाफ थे, लेकिन फवाद चौधरी सख्त हामी थे। MNA रेजिग्नेशन 80% के करीब MNAs जो हैं इस फैसले के खिलाफ थे। शाह महमूद खिलाफ थे, मैं खिलाफ था। फवाद चौधरी बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करते थे कि करना चाहिए। आज भी वो कहते हैं बेहतरीन फैसला था। एंड में फैसला हुआ और खान साहब ने फैसला भी बड़ा जबरदस्त किया, तो बहुत जबरदस्त उन्होंने 2 दिन सुनते रहे सबकी बात। एंड में बोलते हैं देखो मैं करने जा रहा हूँ रिजाइन, तो अपने करना है करो, नहीं करना ना करो। तो उस लिहाज से जमहूरी था वो। फवाद चौधरी बाद में भी इन दोनों फैसलों का दिफा करते रहे। उनका यह मौक़िफ़ था कि इन्हीं 2 इक़दामात की वजह से तो PTI आज इतनी मकबूल है। आज जो PTI का अरूज है ना, और जो हमने इतनी बड़ी पॉलिटिकल चेस गेम को उलट दिया है, वो 2 क्रूशल फैसलों की वजह से। एक जो हमने असेंबली से निकलने का फैसला किया और दूसरा जो हमने प्रोविंशियल असेंबली तोड़ने का फैसला किया। और आज जो इमरान खान जिस मिराज पे है मकबूलियत पे, इन दोनों फैसलों की वजह से गेम उलट गई और आज खुद फवाद चौधरी उस मकबूल तरीन जमात और उसके मकबूल तरीन लीडर को छोड़ चुके हैं। लेकिन इन 2 फैसलों के मनफी असरात से PTI आज तक नहीं निकल पाई है और मुसलसल पछतावे का शिकार है। मगर सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा भी इमरान खान ने इलेक्शन हासिल करने का एक नादिर मौका 2022 में भी ज़ाया किया। गुज़िश्ता साल अप्रैल में अपनी हुकूमत जाने के बाद से इमरान खान मुसलसल इलेक्शन की तारीख हासिल करने के लिए दबाव बढ़ा रहे थे, मुसलसल कैंपेन चला रहे थे और लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे थे। और फिर सिर्फ 1 माह बाद मई में वो हुकूमत को मजबूर करने में तकरीबन कामयाब हो गए थे। लेकिन फिर इमरान खान ने एक ऐसी चाल चली जो खुद उन पर उल्टी पड़ गई और फौरी इलेक्शन हासिल करने का सुनहरी मौका हाथ से चला गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने भी ये दावा किया कि गुज़िश्ता साल 23 मई को यह फैसला हो गया था कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ असेंबली तहलील करेंगे और इस्तीफ़ा दे देंगे। मगर इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया, जिसके बाद नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को असेंबली तहलील करने से रोक दिया। 23 मई को ये फैसला हो गया कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब कॉम क्वार्टर्स करके ही स्टेप डाउन। बिकॉज उसकी बेसिक वजह ये थी कि मियाँ नवाज शरीफ 1 मिनट के लिए ये महंगाई तो मैं नहीं, वो कहते मैं नहीं मानता जी। ये शहबाज साहब भी ऑन बोर्ड थे, उनकी गालबन स्पीच भी तैयार थी। पता नहीं अब उसमें क्या अल्लाह की मसलत है। इन्होंने 23 मई को पेशावर में अनाउंस कर दिया कि मैं 25 को लॉन्ग मार्च के लिए आ रहा हूँ। तो फिर मियाँ नवाज शरीफ माशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ से नहीं अब नहीं जी। वो तो लोग ये समझेंगे कि इनके डर के मारे और इन्होंने जो कहा मैं आ रहा हूँ तो उससे घबरा गए और छोड़ दिया। दैट इज़ द पॉइंट। 23 मई 2022 जब चेंज आया कि जी अब नहीं, अब हम रहेंगे, पूरा टेन्योर करेंगे। नून लीग मुसलसल ये दावा कर रही थी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने हमारे प्रोग्राम में भी ये दावा किया। और फिर रवां साल मार्च में सहाफ़ी शाहिद मेतला ने जनरल बाजवा से मुलाकात के बाद जो आर्टिकल लिखा, उसने भी इस बात की तस्दीक कर दी। शाहिद मेतला के 24 मार्च को शाया होने वाले आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने कहा कि मई 2022 को शहबाज शरीफ और मलिक अहमद खान मेरे घर आए और कहा कि हमने इलेक्शन करवाने का फैसला किया है और हुकूमत ने फैसला किया है कि अगर हम बजट नहीं देते हैं तो 5 सितंबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे और अगर बजट पेश करना पड़ा तो हम 5 अक्टूबर को इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं। यूँ इलेक्शन की तारीख का फैसला हो गया और PTI को भी इस फैसले से आगाह कर दिया गया और कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान ना करें। आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि इसके बाद शहबाज शरीफ लड़न चले गए। 19 मई 2022 को मलिक अहमद खान मेरे घर दोबारा आए और उन्होंने बताया कि नवाज शरीफ ने फैसला किया है कि हम इलेक्शन करवा रहे हैं और कल शहबाज शरीफ इस्तीफा दे देंगे। और शहबाज शरीफ ने इरफान सिद्दीकी से इख्तितामी तकरीर भी लिखवा ली थी। शहबाज शरीफ ने 20 मई को इस्तीफा देना था। अभी मलिक अहमद खान बैठे ही थे तो एजेंसी के एक आला अहदेदार भी आ गए। उन्होंने कहा कि अगर कल शहबाज शरीफ इस्तीफा देते हैं तो 25 मई को कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। हुकूमत से दरख्वास्त करें कि शहबाज शरीफ 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी हो जाएं ताकि IMF से मुज़ाकरात भी हो जाएं और निगरान सेटअप बनाने के लिए हमें 10 दिन का वक्त भी मिल जाए। मलिक अहमद खान ने जवाब दिया कि मियाँ नवाज शरीफ फैसला कर चुके हैं कि कल शहबाज शरीफ मुस्ताफ़ी होंगे तो इस सिलसिले में उनसे बात नहीं कर सकता, बेहतर है कि आप बात करें। आर्टिकल के मुताबिक मैंने यानी जनरल बाजवा ने उस आला अहदेदार को कहा कि नवाज शरीफ से दरख्वास्त करें कि वो 10 दिन हमें दे दें। उस आला अहदेदार ने नवाज शरीफ से बात की और उनको 10 दिन बाद मुस्ताफ़ी होने पर मना लिया। यही बात शाह महमूद कुरैशी, परवेज़ खटक और असद उमर को भी बता दी गई और कहा गया कि आप लॉन्ग मार्च का ऐलान मत करें और 10 दिन का इंतजार कर लें। लेकिन इन तीनों ने जवाब दिया कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं। 20 मई को मुल्तान में इमरान खान का जलसा था। बहरहाल उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया क्योंकि एक आला अहदेदार ने बड़ी मुश्किल से ऐलान करने से इमरान खान को रोक लिया।
इमरान खान फौरी इलेक्शन का ऐलान चाहते थे। 22 मई को इमरान खान ने पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस रख दी और आला अहदेदार ने फिर शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और परवेज खटक से बात की कि आप सिर्फ 10 दिन का इंतजार कर लें, IMF के साथ मुज़ाकरात और निगरान सेटअप के लिए हमें 10 दिन दे दें। उन्होंने फिर जवाब दिया कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं। उस दिन दोपहर में इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, शाह महमूद कुरैशी भी साथ बैठे थे। मैंने शाह महमूद कुरैशी को पैगाम भिजवाया कि आप इमरान खान को लॉन्ग मार्च का ऐलान करने से रोक दें। शाह महमूद कुरैशी ने इमरान खान को बताया कि वो बात करना चाह रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने बात करने से इनकार कर दिया, जिसके मनाज़िर टीवी स्क्रीन पर भी देखे गए। अब ये जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है वो 22 मई 2022 की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके आगाज़ से पहले ही शाह महमूद कुरैशी को एक फ़ोन आता है और वो इमरान खान को इससे आगाह करते हैं, जिसके बाद इमरान खान उनसे कुछ कहकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ कर देते हैं। शाहिद मित्तला के आर्टिकल के मुताबिक जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि मेरी तरफ से लॉन्ग मार्च रुकवाने की यह आखिरी कोशिश थी और इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। जनरल बाजवा ने मजीद कहा कि उसी शाम को नून लीग की क़यादत मेरे पास आई तो उन्होंने कहा कि अब हम इमरान खान का भरपूर मुकाबला करेंगे। मैंने फिर भी अगले दिन खुद शाह महमूद कुरैशी से बात की कि आप हुकूमत के साथ बैठ कर बात करें, लेकिन उन्होंने कहा कि इमरान खान नहीं मान रहे हैं, वो फौरी शहबाज शरीफ के इस्तीफे का ऐलान चाहते हैं। मैंने कहा कि आपके पास अक्सरियत नहीं है, हुकूमत तहलील हो गई तो IMF के साथ मुज़ाकरात कौन करेगा। जनरल बाजवा ने यह भी बताया कि उनके पास इस गुफ्तगू की ऑडियो भी मौजूद है। तो हुकूमत जाने के 1 माह बाद ही इमरान खान को इलेक्शन मिल रहे थे, मगर वो मौका भी ज़ाया कर दिया। और बाद में कौन कौन से मौके ज़ाया किए वो खुद तहरीक इंसाफ के रहनुमा आकर बता रहे हैं। वो रहनुमा जो फ्रंट लाइन पर खड़े होकर इमरान खान की हर पॉलिसी का दिफा करते थे, हर बात का दिफा करते थे, आज अंदर के मामलात बता रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।